नमस्कार। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जठलाना यमुनानगर की तरफ से एक और प्रस्तुति आपके सामने हम दोबारा फिर लेकर आए हैं। कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 10 जिसका नाम है विकास। आज हम आपको उसका भाग 1 कराएंगे। इस भाग में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, क्योंकि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले विकास का अर्थ आना बहुत जरूरी है। तो अगर आम से शब्दों में या साधारण से शब्दों में हम विकास को समझाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना विकास है। सिंपल सी अगर हम बात करें कि विकास क्या है, अगर आपको बताना पड़ जाए कि विकास क्या है तो हम कह सकते हैं कि एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना विकास है। जैसे मान लीजिए आप पहले एक जो आपका जीवन स्तर था वो थोड़ा सा घटिया स्तर का था और फिर आप एक बढ़िया जीवन स्तर जीने लग जाए, या पहले आप झोपड़ी में रह रहे थे फिर एक अच्छे मकान में रहने लग जाए, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति का विकास हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना विकास है। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों की उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त किया जाता है। मतलब वो जब इसी के आधार पर मापा जाता है कि व्यक्ति का विकास हुआ या नहीं, उनका कल्याण है, उनकी प्रगति है। पहले वो थोड़ी बेकार स्थिति में थी, फिर बढ़िया स्थिति में आ जाते हैं और उनके जो जीवन था वो बेहतर जीवन स्तर हो गया है, जिसके द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, उसको हम विकास कहते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि विकास का लाभ समाज के कुछ वर्गों को तो मिल जाता है, लेकिन कुछ वर्गों को इसी विकास के कारण अपने घर और जमीन खोने पड़ते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में बांध का निर्माण, नर्मदा बचाओ आंदोलन का उदाहरण हम दे सकते हैं। 12वीं कक्षा में जब आप होंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा एक अध्याय है, एक चैप्टर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर बांध बनाने का निर्णय लिया गया तो उसके पीछे कारण ये दिया गया कि इससे तीनों राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पीने के पानी की समस्या और सिंचाई की, जो खेतों की सिंचाई की जो समस्या है वो दूर होगी। तो इसलिए, लेकिन अब इसके कारण जिन लोगों की ये समस्या दूर हुई उनका तो विकास हो गया, लेकिन बांध का निर्माण करने से जिन लोगों को उजड़ना पड़ा उसको उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो तभी हम कह सकते हैं कि विकास जो है ये जरूरी नहीं है कि विकास का जो लाभ है समाज के सभी वर्गों को मिले। कुछ वर्गों को मिल जाता है, लेकिन कुछ वर्गों को उसके कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ईसमन ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि अच्छी तरह से सोच समझकर बनाए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित तथा क्रियान्वित करने की तर्कपूर्ण प्रक्रिया को विकास कहते हैं। ये ईसमन की परिभाषा है जो आपने अच्छी तरह से याद करनी है। अच्छी तरह से सोच समझकर बनाए गए कार्य, जब पहले आप उसको अच्छी प्रकार से सोचेंगे, समझेंगे और फिर कार्यक्रमों को व्यवस्थित तथा क्रियान्वित कार्यक्रम बनाएंगे और फिर उनको व्यवस्थित और ढंग से क्रियान्वित करेंगे तो उसको हम विकास कहते हैं। विकास के लक्षण या विकास की विशेषताएं, विकास के लक्षण और विकास की विशेषताओं के द्वारा विकास के अर्थ को और भी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो पहला है कि विकास एक परिवर्तनशील धारणा है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे पुराने समय में विकास का कुछ अलग अर्थ लिया जाता था, आज विकास का एक अलग प्रकार का अर्थ लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो एक परिवर्तनशील धारणा है। दूसरा, विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास शामिल है। जब आपका विकास होता है तो किसी एक पक्ष का विकास नहीं होता है, बल्कि एक बहुपक्षीय विकास होता है, सभी पक्षों का विकास होता है, फिर चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो। एक तीसरा उसका लक्षण है या तीसरी विशेषता है कि विकास का तकनीक के साथ गहरा संबंध। जब ऊंचे दर्जे की तकनीक आती है तो विकास तेज गति से होता है। पुराने समय में तकनीक जो है इतनी बेहतर नहीं थी,
इसलिए विकास की जो गति थी वो धीमी थी। वर्तमान समय में लोगों के पास बेहतर तकनीक है, इसलिए जो विकास है वो तेज गति। तो तकनीक के साथ जो है विकास का गहरा संबंध होता है। चौथा, विकास परंपराओं, अंधविश्वासों और धर्म पर आधारित न होकर तर्कशीलता पर आधारित होता है। ये सोचने एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि विकास अगर आप पुराने तरह से सोचेंगे, अंधविश्वासों में डूबे रहेंगे और धर्म को मानने वाले रहेंगे तो उससे विकास नहीं होता। तर्कशीलता, जब आप तर्क के आधार पर किसी चीज को परखेंगे तभी विकास होगा। तो अंधविश्वासों से या फिर परंपराओं से, पुरानी परंपराओं से चलने से विकास नहीं होता, बल्कि तर्कशीलता पर विकास आधारित होता है। पांचवा लक्षण है विकास का कि व्यवस्था और स्थिरता। जो समाज में जो है वो व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अस्त व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर अस्त व्यवस्था होगी तो विकास नहीं हो सकता है। और एक स्थिरता का मतलब है कि सरकार स्थिर होनी चाहिए। अगर राजनीतिक जो माहौल है, राजनीतिक जो व्यवस्था है, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। अगर जल्दी जल्दी से सरकारें बदलती रहती हैं तो देश के विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो व्यवस्था और स्थिरता विकास के लिए आवश्यक हैं। तो ये 5 जो लक्षण हैं वो विकास के लक्षण हैं, जिनके आधार पर इसके अर्थ को हम और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। विकास के उद्देश्य मतलब क्या प्राप्त करना चाहते हैं विकास के द्वारा हम? तो विकास के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है सभी लोगों को वे आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना जिनसे उनका जीवन सुखी बन सके। ये सबसे पहले विकास का सर्वप्रथम उद्देश्य हम कह सकते हैं कि लोगों को वे आवश्यक सुविधाएं, क्योंकि विकास का मतलब ही है एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने उनको बेहतर स्थिति की ओर लेकर जाना है तो वे सभी आवश्यक सुविधाएं उनको प्रदान करना जिनसे उनका जीवन सुखी बन सके। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का तर्क संगत दोहन करना। ये प्राकृतिक सबसे पहले जरूरी है क्योंकि विकास जब किया जाता है या देश का विकास होता है तो उसका सीधा सा संबंध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होता है। लेकिन यहाँ इस बात पर का विकास का जो उद्देश्य है ऐसा होना चाहिए, तो जो प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि वो सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, यदि हम उनका सोच समझकर प्रयोग नहीं करेंगे तो वे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसलिए विकास का एक उद्देश्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का तर्क संगत सोच समझकर दोहन करना है। तीसरा, विकास का उद्देश्य बेरोजगारी को खत्म करना है। चौथा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना को संभव बनाना है। कल्याणकारी राज्य का मतलब ऐसे राज्य से है जो जनता के कल्याण पर आधारित हो। तो विकास का जो एक उद्देश्य है वो लोगों के कल्याण को संभव बनाना है। पांचवा जो उद्देश्य है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय आय बढ़ सके। राष्ट्रीय आय तभी बढ़ेगी जब लोगों की आय बढ़ेगी। और छठा जो उद्देश्य है वो लोकतंत्र के विकास में सहायता करना, क्योंकि लोकतंत्र और विकास का गहरा संबंध है। लोगों का शासन है, लोगों का शासन तभी होगा जब उनका ठीक प्रकार से विकास होगा। तो लोकतंत्र के विकास में सहायता करना ये विकास के उद्देश्य है। विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा में हम आपको ये बताएंगे कि विकास की जो ये धारणा है वो कब इसने लोकप्रियता हासिल की या कब से इस धारणा ने जोर पकड़ा। विकास की अवधारणा ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 1950 के बाद, विकास की अवधारणा ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रियता हासिल की। उस समय एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। जानते हैं हमारा भारत भी पहले उपनिवेश था इंग्लैंड का, वो भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो उसी समय जो है हम कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। लंबे समय तक शोषण के कारण इनमें से ज़्यादातर देश कंगाल हो चुके थे। हम भी अगर 15 अगस्त 1947 की परिस्थितियां देखें तो भारत जो है आर्थिक रूप से एक कमजोर देश बन चुका था। तो लंबे समय तक इन देशों पर एक विदेशी शासन रहा था जिसने इनका खूब शोषण किया, जिसके कारण ये देश कंगाल हो चुके थे। उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न दर्जे का था। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं की भारी कमी थी, इसलिए इन्हें अविकसित या फिर विकासशील देश कहा जाता था। इन पर एक ठप्पा लगा हुआ था कि ये अविकसित देश है। अतः इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता और कुपोषण जैसी समस्याओं का समाधान करना था। जब ये देश स्वतंत्र हुए तो इनके सामने ये जो चुनौतियां थी
वो मुंह बाए खड़ी थी। गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता और कुपोषण यानी कि पोषण के स्तर में कमी आना, तो ये वाली जो कठिनाइयां थी या मुश्किलें थी वो इनके सामने खड़ी थी, जिनका इनको समाधान करना था। इन देशों का तर्क था, इन देशों का सोचना था कि वे पिछड़े इसलिए रह गए क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने इन देशों के संसाधनों का प्रयोग उनके फायदे के लिए न करके अपने फायदे के लिए। इन्होंने यही सोचा कि जो संसाधन इन देशों के पास थे, तो जब ये देश गुलाम थे, तो जिस देश ने इनको गुलाम बनाया हुआ था उसने इनके संसाधनों का प्रयोग अपने फायदे के लिए किया, ना कि इनके फायदे के लिए। इसलिए इन देशों का मानना था कि जब तक वे औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक वे अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्रता हासिल करने के बाद ही वे अपने लिए ऐसी नीतियां बना सकेंगे जो उनके पिछड़ेपन को दूर करेंगे। ये सभी मानते थे, ये सभी देशों की एक अपनी सोच थी। अब भारत ने एक लंबा संघर्ष किया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, तो जब तक कोई देश स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकता तब तक वो अपनी नीतियां नहीं बना सकता। इसलिए उनको पिछड़ेपन को अगर वो दूर करना चाहते थे तो उनको स्वतंत्रता हासिल कर। इसी बोध ने इन देशों को विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। तो जब ये देश स्वतंत्र हो गए तो इन्होंने विकास का मॉडल अपने लिए बनाया ताकि ये देश को आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ा सके। तो इसी बोध ने इन देशों को विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। भारत ने भी अपने विकास के लिए नियोजन का रास्ता अपनाया और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का विकास करना चाहा। तो जब देश आजाद हुआ और देखा कि देश जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश है, तो हमने सोवियत संघ से प्रेरणा लेते हुए नियोजन का रास्ता, क्योंकि सोवियत संघ 1917 में जब रूसी क्रांति हुई और सोवियत संघ एक नया देश बना साम्यवादी, तो उसने अपना विकास करने के लिए नियोजन का रास्ता अपनाया। 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाई और फिर तेज गति से उसका विकास हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए, हमारे सामने भी सोवियत संघ जैसी जो मुश्किल थी वो खड़ी हुई थी, वैसी ही समस्याएं थी। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने नियोजन के रास्ता को अपनाया। इस दौरान भाखड़ा नागल बांध, देश के विभिन्न हिस्सों में लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन, कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक योजनाएं शुरू की। देश का तेज गति से आर्थिक विकास करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, लोहा इस्पात के कारखाने लगाए गए, खनन का शुरू किया गया, खनन जैसे कोयला निकालने का काम, उर्वरक उत्पादन किया गया ताकि कृषि का तेज गति से आर्थिक विकास, कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई और इनका एक ही मात्र उद्देश्य था ताकि देश का विकास करना। ऐसा करके यह उम्मीद की गई कि इससे देश की संपदा में बढ़ोतरी होगी, देश की संपत्ति में बढ़ोतरी होगी जब हम ऐसा करेंगे, और इस बढ़ोतरी से जो संपन्नता आएगी उसका लाभ समाज के सबसे गरीब तबके को भी मिलेगा, जिससे आर्थिक असमानता कम होगी, अमीर गरीब का भेदभाव कम होगा। लेकिन भारत द्वारा विकास का जो मॉडल अपनाया गया था उसकी पिछले कुछ वर्षों से काफी आलोचना हुई। ये विकास का जो मॉडल हम लेकर चले थे जब देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियोजन का रास्ता अपनाया, तो उसके जो हैं शुरू में जो बेहतर चाहे जो भी परिणाम सामने आए हो, लेकिन उसके बाद के वर्षों में उसकी काफी आलोचना हुई। आलोचना किस आधार पर हुई? अगर आप देख रहे हैं ये चित्र, एक कार्टून दिखाया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेज भेजा जाता है, ये ग्राम पंचायत का है कि सरपंच पहले उसमें से पी रहा है, फिर पंचायत सेक्रेटरी है, कि नीचे तक जहाँ तक गांव का जो एक आम आदमी है वहाँ पर कैसे वो पहुँचता है, फिर उसके बाद फिर पंच है, फिर उसके बाद चाटुकार है, और नीचे पहुँचते पहुँचते जो गांव का व्यक्ति है उसको विकास का लाभ नहीं मिल पाता है, जो योजनाएं उसके लिए शुरू की जाती हैं। एक और दिखाया गया है, वो ऐसा ही चित्र है, फंड हैं जो भेजे जाते हैं गांव के विकास के लिए या फिर किसी के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाती हैं। दिखाया गया है कि फिर यहाँ पर भी एक बाल्टी लगी हुई है, इस बाल्टी में से इसकी मर्जी है, उसने देखा है आपने जो टैप है वो बहुत ऊंचे पर लगाया गया है, इतना सारा का सारा इसके पास रहेगा और जो थोड़ा सा है ये नीचे जाकर गिरेगा। फिर यहाँ पर बाल्टी रखी, उस बाल्टी में से इसकी मर्जी है कि वो इसको कितना देता है, वो इसके कप में डालेगा और कप में डालने के बाद जो बचता है वो फिर एक ड्रॉपलर आ गया है। ड्रॉप से आप देख रहे हैं कि नीचे जो आम जनता है उसको सिर्फ उसका एक
छोटा सा बूंद भर हिस्सा मिलता है। तो इस प्रकार से जो विकास का जो रास्ता भारत ने अपनाया है, उससे जो उम्मीद की गई थी कि आर्थिक असमानताएं कम होंगी, अमीर गरीब का भेदभाव खत्म होगा, वो दूर नहीं हो पाया है। उसकी कुछ कमियां रही हैं, जिसके कारण विकास के मॉडल की अब आलोचना होने लगी है। विकास के मॉडल की आलोचनाएं किन आधारों पर हो रही हैं? पहला जो है, आलोचकों का कहना है कि जिस तरीके से बहुत से देशों में विकास मॉडल को अपनाया गया है, जिस तरीके से मॉडल को, जो विकास मॉडल है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उसको अपनाया गया है वह विकासशील देशों के लिए काफी महंगा साबित हुआ है। इन देशों ने अपने विकास के लिए अमीर देशों से भारी मात्रा में कर्ज लिए। अपना विकास करने के लिए इन देशों के पास अपने संसाधन तो नहीं थे, तो इनके पास एक ही तरीका था कि वे अमीर देशों से पैसा उधार ले, अमीर देशों से लोन ले। अपने विकास के लिए अमीर देशों से भारी मात्रा में कर्ज लिए हैं, लेकिन फिर भी इन देशों का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कर्ज लिया गया था। यानी कि जो जिस हिसाब से कर्ज लिया गया था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। इसलिए अनेक देश कर्ज के बोझ में दब गए। उनके ऊपर कर्जा है या उनकी जनता के ऊपर भी कर्जा है, जिसको वो चुका पाने में असमर्थ है। और वो कारण हमने आपको बता दिया है किस तरह से जो पैसा ऊपर से चला है वो नीचे तक नहीं पहुंचा है। दूसरा, आलोचकों का कहना है कि विकास के जिस मॉडल को अपनाया गया है उसके कारण एक बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। विकास का जो मॉडल हम लेकर आए हैं उसके कारण एक बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। ध्यान से सुनना इस बात को। बड़े बड़े उद्योगों तथा बड़े बड़े बांधों का निर्माण करने से तथा खनन कार्यों से बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों और क्षेत्रों से उजाड़ा गया है। जहां पर ये काम किए गए हैं, जहां पर वो लोग रह रहे थे, उनको उजाड़ दिया गया है। इस उजड़ने का परिणाम यह हुआ है कि इन लोगों के काम धंधे नष्ट हुए हैं, जिसके कारण ये लोग गरीब हुए। इसके अलावा जो लोग किसी क्षेत्र से उजाड़ दिए जाते हैं उनके वर्षों से प्राप्त परंपरागत कौशल भी नष्ट हो जाते हैं। ये भी एक मानने वाली बात है। साथ ही उनकी संस्कृति का भी विनाश हो जाता है कि जहाँ पर उन्होंने कौशल प्राप्त किए होते हैं वो सारे के सारे जब उनको उजाड़ दिया जाता है तो वो कौशल भी उनके उजड़ने के साथ नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यह बात भी सच है कि जब उजड़े हुए लोगों को किसी नए स्थान पर बसाया जाता है तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं कि वहाँ पर उनका जो रहने सहन का ढंग होता है, सामुदायिक जिसको हम जीवन पद्धति कहते हैं, वो खो बैठते हैं। इसलिए वे नए स्थान पर जाकर ठीक प्रकार से बस नहीं पाते। अतः आलोचकों का कहना है कि विकास का अर्थ लोगों को उजाड़ना नहीं है और ना ही उनकी आजीविका को छीनना। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है कि जो विकास का मॉडल अपनाया है, जब उसको अपनाया गया, बांध बनाए गए, तो इससे बहुत सारे लोगों को उजड़ना पड़ा है। ऐसे विकास को हम विकास नहीं कह सकते हैं जो लोगों को उजाड़ता है या फिर उनकी आजीविका को छीनता है। तीसरी आलोचना भी की जाती है कि विकास के कारण पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आज विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज ना तो पीने के लिए साफ पानी बचा है और ना ही सांस लेने के लिए शुद्ध वायु बची। जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन हो रहा है या प्रयोग हो रहा है वो गलत है, जिसके कारण हर चीज जो है वो प्रदूषित हो गई। यदि इसी तरह प्रदूषण बढ़ता गया तो एक दिन यह प्रदूषण व्यक्ति की जान ले लेगा। अगर आप देख रहे हैं चित्र तो किस तरह से गंदा नाला जो है वो पानी में साफ पानी में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण सारा पानी प्रदूषित हो गया है। ये अगर आप पानी देख रहे हैं तो किस तरह से बोतल से या फिर गंदगी से पूरा का पूरा झील है या तालाब है वो अटा पड़ा है। ये वायु प्रदूषण है, किस तरह से चिमनियों से धुआं निकल रहा है, वायु में घुल रहा है और वायु को प्रदूषित कर रहा है। ये नाक दिखाई गई है कि जो हम नाक से आजकल सांस ले रहे हैं वास्तव में वो धुआं हम अपने अंदर ले रहे हैं। पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान भी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी,
बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से समुद्र तट के पास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है, और यदि वो इसी तरह पिघलती रही तो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, और समुद्र के जो पास के इलाके हैं, चाहे मुंबई है, फिर वो बांग्लादेश है या फिर सिंगापुर है, वो सारे के सारे पानी में जलमग्न हो जाएंगे। ये चित्र आप देख रहे हैं 1919 में जो पृथ्वी है वो हरी भरी दिख रही है आपको, लेकिन बाद में क्या होगा ये 2020 करके छोड़ दिया गया है। तब जो पृथ्वी है अगर यूं ही तापमान बढ़ता रहा तो आप देख रहे हैं जो पेड़ पौधे हैं या वो सब कुछ सूख जाएगा और आग ही आग आपको दिखाई देगी। ये ग्लोबल वार्मिंग का दिखाया गया है कि किस तरह से कार्टून के जरिए पृथ्वी जो है वो किस तरह से पिघलती जा रही है। और एक टाइम फिर ऐसा भी आएगा कि जो ग्लोब आप देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का आकृति है, अगर यूं ही तापमान बढ़ता रहा तो पृथ्वी पिघल कर जो है वो उसके स्टैंड से नीचे गिर जाएगी और वहां पर कुछ नहीं रहेगा। वास्तव में विकास के जिस मॉडल का हम अनुसरण कर रहे हैं वह ऊर्जा के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग पर निर्भर है। उसमें ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो ऊर्जा के उपयोग पर दिया जाता है। ऊर्जा का ज़्यादातर भाग या तो कोयले से आता है या फिर पेट्रोलियम पदार्थों से, लेकिन ये दोनों ऐसे संसाधन हैं जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं, ये जो हैं अनवीकरण संसाधन हैं, इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो आज विकास हो रहा है वो या तो कोयले के ऊपर निर्भर है या फिर दुनिया जो है वो पेट्रोल से चल रही है, और ये दोनों संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि ये संसाधन नष्ट हो गए तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? क्या हम उन्हें एक संसाधन रहित पृथ्वी और ढेर सारी समस्याएं सौंप कर जाएंगे? ये एक प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? तो ये संसाधन जो है नष्ट हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों का तब क्या होगा? तो क्या हम उनको एक ऐसी पृथ्वी देकर जाएंगे जिस पर संसाधन बिल्कुल नहीं होंगे, या फिर कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ होंगी? ये प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा है। ये देख रहे हैं आप, पृथ्वी का अगर ऐसे ही संसाधनों का प्रयोग होता रहा तो हम ऐसी पृथ्वी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएंगे। चौथा भी है, अधिकतर देशों में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आलोचना का पात्र बना है कि विकास का जो मॉडल अपनाया गया है वह ऊपर से नीचे वाला है। ऊपर से नीचे वाला क्या है? अर्थात इसमें विकास की प्राथमिकताएं तय करने, योजनाएं बनाने तथा उनको लागू करने के सभी फैसले राजनीतिक नेताओं और उच्च स्तर की नौकरशाही द्वारा लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी आम आदमी के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो आम आदमी से पूछकर नहीं लिए जाते, बल्कि फैसले जो लेने का जो काम है वे लोग कर रहे हैं जिन्हें आम आदमी की समस्याओं की कोई जानकारी ही नहीं। तो ये इसको हम कहते हैं ऊपर से नीचे वाला। नीचे से ऊपर नहीं है कि लोगों से पहले पूछा जाए कि आपकी क्या समस्याएं हैं और फिर उनका समाधान हो जाता है, बल्कि ऊपर से मानकर चलता है। तो अधिकतर देशों में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है वह ऊपर से नीचे वाला है, अर्थात इसमें विकास की प्राथमिकताएं तय करने, योजनाएं बनाने, उनको लागू करने के सभी फैसले राजनीतिक नेताओं और उच्च स्तर की जो ऊपर जो नौकरशाही बैठी है उसके द्वारा दिए जाते हैं। इसमें लोगों को विकास का पात्र मान लिया गया है कि जो हम बनाएंगे या जैसी हम योजनाएं बनाएंगी लोगों को उससे पक्का फायदा मिलेगा, ये सोच लिया हमने। उनको हमने पात्र बना दिया है, उनसे राय लेने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों के जीवन पर इन योजनाओं का असर पड़ता है उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती, न ही सदियों से हासिल उनके अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया जाता है, और न ही उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। सिर्फ ऊपर वाले जो हैं एसी कमरों में बैठे हैं जो, या फिर जो ऊपर संसद में बैठे हैं वो योजनाएं बनाते हैं। आम आदमी के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी उनको कोई जानकारी नहीं होती। तो इस आधार पर हम विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो ऊपर हमने बताया है कि वास्तव में विकास कहाँ तक हुआ है।
विकास के बारे में यह उम्मीद की गई थी कि इससे देश की संपदा में बढ़ोतरी होगी और इस बढ़ोतरी से जो संपन्नता आएगी उसका लाभ समाज के सबसे गरीब तबके को भी मिलेगा, जिससे आर्थिक असमानता कम होगी। ये हमने जब विकास का मॉडल अपनाया था तो ये सोचा था, जब बांध बनाए, खनन किया, बहुत सारी चीज़ें हमने शुरू की, तो ये सोचा गया कि देश की संपत्ति बढ़ेगी और इस संपत्ति बढ़ने से अमीरी आएगी और इस अमीरी का जो लाभ है, जो निचले तबके तक व्यक्ति बैठा है, उसको भी मिलेगा। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान विकास ने असमानताओं को कम करने के स्थान पर और ज़्यादा बढ़ा दिया है। दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। ये सिर्फ विकास के मॉडल को अपनाने का परिणाम है कि जिसको हमने सोचा था कि आर्थिक असमानताएं कम होगी, अमीर गरीब का अंतर खत्म होगा, लेकिन अमीर गरीब के अंतर को इस विकास के मॉडल ने बढ़ाया है। इसके कारण ही इसकी आलोचना की जाती है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। अतः अब इस बात पर बल दिया जा रहा है कि विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाया जाए। विकास की व्यापक अवधारणा क्या है? अब इस बात पर हम बल तो दे रहे हैं कि लेकिन है क्या ये, जरा इसको भी जान लेते हैं। इस धारणा के अनुसार विकास का अर्थ ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए, वो नहीं है कि विकास सिर्फ कुछ लोगों के सीमित हो जाए, कुछ लोगों तक सीमित हो जाए। एक व्यापक अवधारणा जब हम लेकर चलते हैं तो इस धारणा के अनुसार विकास का अर्थ ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है, जो उनकी गुणवत्ता है, जो जीवन का ढंग है, उसमें गुणात्मक सुधार हो। ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे। इसे बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जो ये व्यापक धारणा है, जो व्यापक अवधारणा हम विकास के लेकर चल रहे हैं, इसको हम बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। अब विकास का बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण क्या है? ये कहता है कि इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति तब तक गरिमा में जीवन नहीं जी सकता जब तक उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं की। आज़ादी के 70 साल बाद भी हम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे पाए। ये व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता, सड़क जिसको हम कह सकते हैं या फिर बिजली है, वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। ये व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। तो जो ये कहता है कि विकास का बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण क्या है, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति तब तक गरिमा में जीवन नहीं जी सकता जब तक उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं की जाती। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, ये जो आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा किया जाए। जब ये पूरी होगी तभी विकास होगा। यदि किसी देश के लोग भूख, आवास के अभाव में ठंड से मरते हैं, भूख से मरते हैं, या उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और ठंड में मर जाते हैं, या बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम कर रहे हैं, तो यह उस देश की अविकसित होने की निशानी। हम ये नहीं कह सकते कि उस देश ने अपना विकास कर लिया है, बल्कि ये उसकी अविकसित होने की निशानी है। अधिकारों के दावे, तो विकास के बारे में जो आप पूछते हैं वो कुछ अधिकारों के दावे भी उठते हैं। क्या है? विकास के वर्तमान मॉडल से समाज और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है, उससे निम्नलिखित प्रश्न पैदा हुए। तो विकास का जो मॉडल हमने अपनाया है और उससे आपने देखा हमने क्या क्या उसके आलोचना की जाती है कि सामाजिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, तो उससे कुछ प्रश्न पैदा हुए हैं। पहला प्रश्न यह है कि विकास के कारण जिन लोगों को उजाड़ा जाता है वे किन संरक्षणों का दावा राज्य और समाज से कर सकते हैं। जो लोग उजाड़े जाते हैं वो अपने लिए कौन कौन से संरक्षण या फिर कौन कौन से अधिकार मांग सकते हैं, राज्य से या फिर समाज से। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उठता है। दूसरा, क्या लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए? अभी हमने देखा कि विकास का जो मॉडल हमने अपनाया है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ऊपर बैठे हुए लोग ये निर्णय करते हैं कि कौन सी नीतियां अपनाई जाएंगी, कैसे उनको लागू किया जाएगा, वो ऊपर बैठे वाले हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए?
कि जिन लोगों पर विकास का प्रभाव पड़ने वाला है उनसे भी राय ली जाए। यदि सरकार के किसी काम से लोगों की आजीविका को खतरा पैदा होता है, या सरकार कोई विकास कार्य कर रही है, कोई उद्योग लगा रही है और उससे लोग उजड़ रहे हैं या उनकी आजीविका छीन रही है, कोई खतरा पैदा होता है, तो क्या उन्हें आजीविका का अधिकार है? तो क्या उन्हें सरकार से आजीविका मांगने का अधिकार है? जो विकास के कारण समाज को या फिर परिस्थिति को जो नुकसान पहुंचा है, उससे ये प्रश्न पैदा होते हैं, अधिकार जिसको हम कह सकते हैं, अधिकारों के दावे पैदा होते हैं कि यदि सरकार के किसी काम से लोगों की आजीविका को खतरा पैदा होता है तो क्या उन्हें आजीविका का अधिकार है? और एक और प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन किसके हैं? क्या ये स्थानीय समुदाय के हैं, संबंधित राज्य के हैं, या फिर पूरी मानवता के? जब सरकार कहीं के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करती है तो ये प्रश्न पैदा होता है कि जो स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं वो प्राकृतिक संसाधन उनके हैं या फिर सरकार के हैं या फिर पूरी मानवता के। और अगर पूरी मानवता के हैं तो फिर आने वाली पीढ़ियों को भी इसमें शामिल किया। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि ये मानवता के हैं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन प्राकृतिक संसाधनों को आज ही खत्म किया जाए। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों के भी उतने ही हैं जितने की वर्तमान पीढ़ी। तो ये कुछ प्रश्न जो हैं वो पैदा होते हैं विकास के बारे में। नमस्कार।